22 जनवरी 2025 शिफ्ट एंड क्वेश्चंस जो कि हमसे पूछे गए थे। 22 जनवरी में आए थे ये क्वेश्चन है ना, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं ये क्वेश्चंस का लेवल क्या है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी बाई म्यू नॉट। अब ये तो इजी क्वेश्चन होना चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे? बी इज इक्वल टू हमें पता है बैरड सेवर्ट लॉ से म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू कुछ भी ले लो, है ना। म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर ले लो या फिर म्यू नॉट एन आई बाई 2 पाई आर ले लो, किसी भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो उसके केस में क्या होता है, ऐसे इनफाइनाइट वायर की ले लेते हैं अपन, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर हो गया। अब यहाँ पर हमसे बी बाई म्यू नॉट का पूछा गया, तो बी बाई म्यू नॉट इज इक्वल टू 2 पाई का तो कोई डायमेंशन कांस्टेंट होता नहीं है ना, तो ये हो जाएगा आई का एम्पियर और आर का एल, यानी कि बी बाई म्यू नॉट का जो ये हो जाएगा डायमेंशन हो जाएगा ए एल पावर -1। इसका आंसर तो सेकंड होना चाहिए। पहला क्वेश्चन था बहुत ही इजी, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज a solid sphere of mass m and radius r exerts force F on a point mass। डायग्राम बना देते हैं। ये है मास m और ये पॉइंट मास स्मॉल m पर फोर्स लगा रहा है और उसकी वैल्यू इन्होंने F दिया हुआ है। इसका रेडियस r है। ना द कॉन्सेंट्रिक मास m/7, यानी कि कॉन्सेंट्रिक मास m/7 मतलब इस मास का कॉन्सेंट्रिक, इसको मैं कलर कर देता हूँ, इतना मास इन्होंने यहाँ से हटा दिया है। तो व्हाट इज द न्यू फोर्स पूछ रहे हैं ये लोग कि अब नया फोर्स क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर हम इस पे लेते हैं ना, यूजुअली अपन का जो फोर्स होता है वो, देखो अगर पहले वाले केस में लेते हैं, ये जो एफ की जो वैल्यू होनी चाहिए वो थी ई कैपिटल एम स्मॉल एम बाई एक्स स्क्वायर, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स है तो, है ना। अब क्या है कि इसमें से मास हटा दिया है m/7, तो क्या हो जाएगा F1 इज इक्वल टू जी m माइनस m/7 इंटू एम बाई एक्स स्क्वायर, डिस्टेंस तो सेम ही है। ये क्या हो जाएगा 6 जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई 7x स्क्वायर, यानी कि 6/7 एफ हो जाना चाहिए। तो एफ बाई 6/7 एफ हो जाना चाहिए, यानी कि आंसर हमारा 2 हो गया। ये सॉल्यूशन हो गया, इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, आंसर इज 2। दिस क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द सिचुएशन शोन इन फिगर। एरिया ए है, ऑब्वियसली एरिया होना चाहिए a/2, ये भी a/2 होना चाहिए और ये भी a/2 ही होना चाहिए, है ना। ये डिस्टेंस हमारा d/2 होना चाहिए, ये भी d/2 होना चाहिए। अब इसका अगर अपन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो हम, हमारे पास ये, इसका अगर मैंने कैपेसिटेंस C1 बोला, इसका C2 बोला, इसका C3 बोला, तो C1 और C2 जो है ना वो सीरीज में है। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल में है C3 के साथ, जिसमें C1 की वैल्यू क्या है, C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K1 A बाई 2D/2। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट K1 A बाई D। C2 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट K2 A/2 बाई D/2, एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D D/D। C3 की वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट K3 A/2D, यानी कि K3 A/2D।
ये 3 वैल्यू हैं, हमें एक्चुअली इन पर फोकस रखना है। तो ये, एक ये और ये। जब कैपेसिटेंस सीरीज में होते हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा इन दोनों का, अगर हम दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लें तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई C1। ये दोनों पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट न्यू विल बी इक्वल टू C इक्विवेलेंट प्लस C3। तो हमारा फाइनल आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें C1 C2 लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू K1 K2 होल डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू K1 प्लस K2 प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू K3/2। बस मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और कुछ भी नहीं किया है ना। यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कॉमन आ जाएगा इंटू K1 K2 बाई K1 प्लस K2 प्लस K3/2। अब देखिए सब में K1 K2 है, लेकिन नीचे 2 किसी इस वाले के नहीं, तो D तो हो नहीं सकता। और तो मेरा तो आंसर ये आ रहा है, देखो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इंटू 2K1 K2 प्लस K3 K1 प्लस K2 K3 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू K1 प्लस K2। ये मेरा सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, जो कि मुझे लगता है आंसर बी है। मेरा आंसर जो है यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 4 इज from a sphere of mass capital M and radius r, a cavity of radius r/2 is created. Find the moment of inertia about an passing through the center and cavity। यहाँ से देखो, इसको हम कैसे अज्यूम करते हैं कि हम ऐसे मानते हैं ना, पहले तो इसको सॉलिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने, पूरी सॉलिड बॉडी का स्फीयर ऑफ मास से, फिर उसके बाद इस कैविटी का निकाल लेते हैं। तो पहले तो इसकी मास निकालनी पड़ेगी, तो मास निकालने के लिए हम डेंसिटी निकाल लेते हैं। डेंसिटी क्या हो जाएगा, m/4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो इसका टोटल मास m था सॉलिड का, और इसकी डेंसिटी है, तो इसकी हम r/2 की डेंसिटी का मास निकालेंगे, m ऑफ r/2। वो कितना आएगा, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई इंटू r³/8, यानी कि वो हो जाएगा रो इंटू एम बाई, ये एम बाई है तो m/8 हो जाएगा, इसका मास m/8 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट द सेंटर, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा I, दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल या कैविटी। तो वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर अबाउट द सेंटर होता है 2/5 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सॉलिड स्फीयर अबाउट द सेंटर होता है। इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस होगा 2/5 m/8 इंटू r/2 होल स्क्वायर प्लस, अब हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना है ना, यहाँ पर तो ये डिस्टेंस हमारे पास r/2 है, तो ये हो जाएगा प्लस m/8 इंटू r/2 होल स्क्वायर। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अबाउट O। ये निकाल लेते हैं, देखो 2/5 mr² माइनस mr² बाई 5 इंटू 8 इंटू 2 कैंसिल कर दिया मैंने,
माइनस mr² by 8 into 4। तो mr² कॉमन ले लो, 2/5 माइनस 1/8t माइनस 1/32। 32 माइनस 1/8t माइनस 1/32। 31/80 माइनस 1/32। तो mr² इंटू 31 इंटू 32 माइनस 1/32 इंटू 80। सॉरी, हो गया हमारा -80 करना चाहिए था, -80/32 इंटू 80। ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। इसकी वैल्यू अगर आप निकालोगे वो आनी चाहिए 9912/32 इंटू 80। वैसे हमारे पास इसमें से एक ही आंसर है, 32। तो 32 इंटू 31 देखोगे, देखो भाई कुछ तो इसमें गड़बड़ है, क्योंकि मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है वो ये आ रहा है, I0 = 912/32 इंटू 80। और ये किसी से मैच नहीं हो रहा है। प्रोबेबली ये होना चाहिए था, लेकिन ये भी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो इसमें कुछ ना, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ ऑप्शन में इसमें गड़बड़ी आई है, वो उसको चेक कर लेना एक बार, है ना। ऑप्शंस जो एक्चुअल आंसर की आएगी उसमें देख लेंगे, क्वेश्चंस में देख लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में के ऑप्शंस गलत हैं। ठीक है, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका तो कोई सॉलिड आंसर है नहीं। ये है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो ये वाला, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉमन सरफेस ऑफ द टू बबल्स। इन दोनों का कॉमन सरफेस। अब देखो इसके केस में यहाँ पर बाहर का प्रेशर P0 मान लो, इसका भी बाहर का प्रेशर P0 मान लो। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पहले वाले बबल के लिए P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 4T/R1 लिखोगे आप, क्योंकि टू बबल्स है। पता नहीं इस क्वेश्चन में सोप बबल है या फिर लिक्विड बबल है ना, हमें तो पता नहीं है वाली चीज। पर शायद देखते हैं, नॉर्मल बबल ले लेते हैं। दूसरे वाली जो दूसरे वाले बबल के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो है P2 माइनस P0 इज इक्वल टू 2T/R2। मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब इसमें से कॉमन सरफेस की मुझे जो इक्वेशन निकालनी है, तो कॉमन सरफेस अगर मैं ऐसे बनाऊंगा ना, देखो ऐसे ऐसे करके बना लो, तो ये P1 है, ये P2 है। तो मुझे P1 माइनस P2 चाहिए, तो मैं एक्चुअली 1 माइनस 2 करूंगा। तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू मेरे पास P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 2T इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 आएगा। इसकी अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉमन रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R मानना है, ये हमारी 2T/R होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, 2T इंटू R2 माइनस R1 बाई R1 R2 इज इक्वल टू 2T/R। 2T कैंसिल कर दो, R इज इक्वल टू R1 R2 बाई R2 माइनस R1। कोई भी ऑप्शन हो सकता है देखो इसमें से। अब यही है ना, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर
कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता इसमें, पर इसमें से आंसर जो होगा या तो थर्ड होगा या फिर फोर्थ होगा, कोई भी एक आंसर हो सकता है मेरा, 3 या फिर फोर्थ। मेरे हिसाब से 3 और 4 दोनों ही सेम आंसर है, सो सेम ही ऑप्शन है ना, मेमोरी बेस्ड है तो 3 या फिर 4 कुछ भी ले सकते। मेमोरी बेस्ड का क्या ही करें हम। ये है क्वेश्चन नंबर 6, मेमोरी बेस्ड। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द डायोड कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। देखो, फॉरवर्ड बायस ये 0 वोल्टेज पर है। हुँ? मतलब ये P है, ये N टाइप है। अब फॉरवर्ड बायस किसको कहते हैं? जैसे करंट जिसमें ऐसे फ्लो कर रहा होता है और अ, यहाँ से हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होता है, तो ऐसे फ्लो हो रहा है। ये फॉरवर्ड है, बाकी भी ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें तो करंट ऐसे फ्लो होगा, ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी ऐसे फ्लो होगा, ये नहीं हो सकता। और इसमें भी ये 0 वोल्टेज है, माइनस है, तो यहाँ से यूँ फ्लो होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर जो है वो एक्चुअली ए होना चाहिए। ठीक है? इसका जो आंसर है वो ए है। तो कुछ भी नहीं किया, तो ए इज़ इन फॉरवर्ड बायस, बाकी सब रिवर्स बायस है। Question number 7. Radius of electron in the ground state for hydrogen is A naught. The radius of electron of helium plus ion in third oxidation state is. अरे ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। Rn is equal to 0.529 into n square by z फॉर्मूला होता है एंगस्ट्रॉम में, है ना। अब इन्होंने बोला है कि ए नॉट ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन में, तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉम होगी ये वैल्यू हाइड्रोजन के लिए ग्राउंड स्टेट में, यानी कि n इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 1 है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए देखो, हीलियम के लिए। अब हीलियम के लिए जो z होता है वो 2 होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो होती है n इज इक्वल टू 2। सेकेंड वो होता है n इज इक्वल टू 3। थर्ड वो होता है n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर Rn क्या होगा? Rn विल बी इक्वल टू 0.529, n की वैल्यू है 4, 4 स्क्वायर बाई Z2, यानी कि A नॉट इंटू 16/2, 8 A नॉट। ये A दिया हुआ है हमें, तो A नॉट बाई A इज इक्वल टू 1/8 हो जाना चाहिए। तो हमारा आंसर नंबर 4 हो जाएगा। चलो भाई, इसके तो आंसर ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, फिर भी ऑप्शन ठीक है। बिलीव नहीं करते एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है ना, वो जो आंसर्स देते हैं वो कभी करेक्ट होते हैं, कुछ ऑप्शंस करेक्ट होंगे, कुछ रॉन्ग होंगे। मेमोरी बेस्ड में यही खतरा रहता है, तो जब तक एक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते तब तक चीज़ें ही काम चलाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8। आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस पर डायग्राम बना देता हूँ। आइस -10 डिग्री सेल्सियस पर है, टीम एट 110 डिग्री सेल्सियस लेके जाना है हमें। और मास हमें दिया हुआ है 10⁻³ kg। व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड? तो पहले तो ये -10 से देखो, इसके जो ग्रेजुअल कन्वर्शंस होंगे वो बता देता हूँ। पहले -10 से 0 डिग्री सेल्सियस में आएगा, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट ये एब्जॉर्ब करेगा वो होना चाहिए mc डेल्टा थीटा, है ना। तो स्पेसिफिक हीट भी नहीं दिया हुआ है ना, कोई गड़बड़ हो गई है फिर। mc इंटू 10, कोई बात नहीं। अभी यहाँ से ये कन्वर्ट होगा इसमें लिक्विड में, वैसे यूजुअली क्वेश्चन पेपर में दिया होगा ये चीज़।
लिक्विड में 0 डिग्री सेल्सियस पे। ये आइस है, ये वाटर है। तो जो अमाउंट ऑफ हीट ये लेगा m इंटू एल लेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी नहीं दिया हुआ है इसने। फिर ये 0 से 100 डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट होगा वाटर के ही केस में। इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट लेगा वो अगेन mc 100 mc इंटू डेल्टा टी लेगा। फिर उसके बाद 100 से वेपर में कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर ही फेस चेंज करेगा। अब ये वेपर हो गया। वेपर से फिर ये वेपर फेस में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर जो हीट लेगा ये mlf लेगा, mlv लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर यहाँ से जो हीट लेगा ये लेगा वही mc इंटू 10। एक्चुअल वैल्यूज जो डेल्टा क्यू जो होना चाहिए वो होगा हमारा mc1 इंटू 10, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी नहीं हुई है, वो देख लेते हैं क्या होगी। हमें है 10⁻³ kg c1 इंटू 10 प्लस 10⁻³ इंटू LF, जो हमें ये देना चाहिए, इन्होंने दिया होगा एक्चुअल एग्जामिनेशन में, यहाँ पर नहीं है। फिर 10⁻³ इंटू C2 टू 100 प्लस 10⁻³ इंटू LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जो इन्होंने दिया होगा, प्लस 10⁻³ इंटू C3 टू 10। ये टोटल आंसर है ना, इसकी वैल्यू आएगी टोटल। और ये कुछ मैंने देख के पता चला है कि मुझे कि जो वैल्यूज होती है ना, ये लेटेंट हीट कैपेसिटी आइस की वो हाफ होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होती है, और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो 1 होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540 होती है, और वेपर फेज में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो हाफ होती है। जब आप ये सब वैल्यूज डालेंगे ना तो आपके पास आंसर आना चाहिए। सब कैलोरीज में है ना। तो 10⁻³ इंटू हाफ इंटू 10 प्लस, एक्चुअली इन्हें ये भी m लेना है 1 लेना है, ये किलो कैलोरी में होता है। ये जो वैल्यूज है ना, ये जो हाफ 80 ये सब किलो कैलोरी में है। तो मतलब किलो मतलब इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये चीज गायब हो जाएगी। तो हाफ इंटू 10 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 540 प्लस 10/2 हो जाएगा 10 प्लस 180 प्लस 540 हो जाएगा 730। 730 होना चाहिए कैलोरी में आंसर मेरा जो ए है। देखते हैं, है ना, यही होना चाहिए। और उन्होंने दी हुई होगी स्पेसिफिक हीट और सबकी वैल्यू किलो कैलोरी वगैरह में, ये इन्होंने ये, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इसलिए पता नहीं चला है हमको, लेकिन ये यूजली देते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। A charge of value q is placed at the edge of a image side A as shown in figure. Net flux through the cube. किसी एज पर यहाँ रखा है, सपोज एक क्यूब, अच्छा यहाँ रखा है क्या, नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब 360 डिग्री में होगा, है ना। तो ये इस साइड पूरा साइड हो गया 1 2। अगर आप ऐसे बॉक्स देखोगे ना तो इसके साइड साइड में कवर करते हुए 1, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा और एक नीचे होगा। तो 4 बॉक्सेस में देखो, एक तो इधर की तरफ बॉक्स होगा,
जो इमेजिनरी बॉक्स बनाया जा सकता है ऐसे करके, और एक इसके नीचे बॉक्स बनाया जा सकता है, और एक इधर बॉक्स बनाया जा सकता है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है इसका फ्लक्स, जो कि एक्चुअली हमें पता है कि बाय यूजिंग गॉस लॉ वो जो टोटल फ्लक्स जो होता है वो Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। पर इसका जो फ्लक्स जा रहा है सिर्फ़ एक ही पार्ट में जा रहा है, क्यूब के में। क्योंकि ऐसे इसके इस क्यूब के साइड में एक और क्यूब लगा सकता हूँ मैं, उसके नीचे एक और क्यूब, और उसके इधर एक और क्यूब, क्यू के अराउंड। तो 4 पार्ट में होना चाहिए, तो क्यू इस पूरे फ्लक्स का जो 1/4 पार्ट है, वो एक्चुअली में जा रहा होगा इस क्यूब से। तो फ्लक्स रिक्वायर्ड जो है, जो फ्लक्स थ्रू द क्यूब है, वो होना चाहिए Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा जो आंसर होना चाहिए, ये आंसर Q होना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इन 9th हार्मोनिक। अच्छा, तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये 9th हार्मोनिक कैसे बनता है। ये ऐसे बनता है 9th हार्मोनिक। देखो बहुत क्लियर नहीं है, पर समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या होता है। देखो ये λ/4 होता है ये डिस्टेंस, और नोड्स टू नोड्स का बीच का जो डिस्टेंस होता है क्लोज्ड में λ/2 होता है। ठीक है? अब λ/4 दोगे तो λ/4 के कितने बन रहे हैं? एक तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो लेंथ होगी ना, ये क्लोज इस वाले पाइप में, जो ओपन क्लोज ओपन पाइप में एलसी, ये होगी एलसी को मैं लिख सकता हूँ 9 λ/4। तो 4 LC/9 इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा। ठीक है? तो जो दूसरा केस है वो है फोर्थ हार्मोनिक ऑफ द ओपन पाइप। अब मैं ओपन पाइप बनाता हूँ। देखो ओपन पाइप अगर आप ऐसे बनाओगे, तो उसका जो फोर्थ हार्मोनिक होगा वो क्या होगा? ऐसा। और ये जो ये है, इसको हम ओपन पाइप की लेंथ बोल लेते हैं L0। जानते ही हो आप। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस होगा ये λ/2 होता है इन दोनों का। तो ये 4 λ/2 है, यानी कि 4 λ/2 इक्वल टू L0 है ओपन पाइप में। तो लैम्डा इज इक्वल टू L0/2 हो गया है। अब दोनों की रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, दोनों रेजोनेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी इस साउंड की सेम ही मान रहे हैं हम। तो दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड बाय फ्रीक्वेंसी, और सिमिलरली दिस लैम्डा इज L0/2 इज इक्वल टू Vs बाय फ्रीक्वेंसी। मतलब कि हमें ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करना है। तो हमारे पास क्या आएगा? 4 LC/9 इज इक्वल टू L0/2, यानी कि फाइंड द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, O इज इक्वल टू 8 LC/9। और L क्लोज्ड क्या दिया हुआ है इन्होंने? 10 दिया हुआ है ना। हाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 10/9। तो क्या रहा है, करता हूँ।
तो 80/9 आना चाहिए, 80/9 सेंटीमीटर। तो आंसर हमारा 4 होना चाहिए। आई थिंक दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following graph correctly represents the variation of resistivity with temperature? अब देखो इसके लिए हमें पता है कि रेसिस्टिविटी जो होती है वो रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पे डिपेंड करती है। तो जब टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, मतलब टी नॉट होगा यहाँ पे। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट करके। अगर ये वैल्यू टी नॉट है 0 पे, तो रो नॉट से स्टार्ट होगा, मतलब है ना, और फिर उसके बाद बढ़ता जाएगा क्योंकि ये रिलेशन की वाली फॉलो करता है। तो इसके हिसाब से ये एक्चुअली में ग्राफ 1 होना चाहिए, ये हमारा आंसर होना चाहिए। तो आंसर मस्ट बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द होल YDS apparatus is immersed in a liquid refractive index mu, then what is the effect on fringe width? हमें पता है फ्रिंज विड्थ जो होता है d लैम्डा बाई d होता है ना। अब रिफ्लेक्ट मटेरियल में जाने की वजह से वेवलेंथ पे तो असर पड़ता ही है ना। और ये आप जानते हो कि λ2 इज इक्वल टू λ1 बाई म्यू होता है। जैसे सपोज अगर हमने ये माना, मैं देखो बताता हूँ आपको कैसा होता है कि अगर हमारे पास दो मटेरियल है डिफरेंट डिफरेंट, तो इसमें वेवलेंथ अगर ये μ1 है ये μ2 है, अगर तो उसी केस में अगर इसमें λ1 है वेवलेंथ, इसमें λ2 है वेवलेंथ, तो हमें ये पता होता है c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, यानी कि वेलोसिटी जो 1 होता है v1, ये रिलेशन होता है v1 वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू λ1, v2 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू λ2। अब हमें ये पता है कि म्यू की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इट इज c बाई v1, μ2 इज एक्चुअली c बाई v2। तो μ1 बाई μ2 जो हो जाता है होता है हमारा v2 बाई v1, दोनों को डिवाइड करोगे तो, और v2 बाई v1 करोगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे λ2 बाई λ1, है ना। तो λ1 अगर एयर का था, λ1 वेवलेंथ अगर एयर का था, यानी कि μ1 हमारा 1 है, तो इसका मतलब तो हमारे पास इस केस में ये देख लो आप, रिलेशन क्या आना चाहिए, रिलेशन ये आना चाहिए ना, λ2 मस्ट बी इक्वल टू λ2 बाई λ1 इज इक्वल टू हमारे पास μ1 बाई μ2 है ना। तो यानी कि λ2 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। तो λ2 मस्ट बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू। तो इस नए वाले रिलेशन में जब ये चला जाएगा इसके अंदर, तो लैम्डा पे अंतर आएगा, यानी कि d λ2 बाई d हो जाएगा। बाकी चीजें तो सेम रहती हैं, ये कैपिटल D बाई स्मॉल d, λ2 की वैल्यू लैम्डा बाई म्यू है, तो इसका मतलब फ्रिंज विड्थ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी बाई म्यू टाइम्स। तो आंसर इसका 2 होना चाहिए। ये क्योंकि वेवलेंथ के चेंज होने की वजह से हो रहा है सब कुछ। देखो इसमें क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्फेरिकल ब्लैक बॉडीज ऑफ रेडियस 0.5। तो इसमें हमें रेडियस दिया हुआ है r1 0.8, r2 दिया हुआ है 0.2 मीटर, टेम्परेचर हमें T1 इज इक्वल टू 400 केल्विन दिया हुआ है, T2 हमें 800 केल्विन दिया हुआ है। रेशियो ऑफ रेट ऑफ हीट लॉस, और हमें पता है पावर जो होता है, मतलब रेट ऑफ हीट लॉस dq बाई dt, वो
ब्लैक बॉडीज है तो ई ए सिग्मा, ई तो 1 होगा यहाँ पे, है ना, एमिसिविटी, तो ए इंटू सिग्मा इंटू टी पावर 4 होता है। तो P1 बाई P2 होगा हमारा A1 सिग्मा T1 पावर 4 बाई A2 सिग्मा T2 पावर 4। A1 जो है वो 4 बाई R1 स्क्वायर है। T1 की वैल्यू 400 केल्विन है तो इसको 400 स्क्वायर कर दोगे। A2 है 4 पाई R2 स्क्वायर 800 स्क्वायर, है ना, 4 पाई कैंसिल आउट कर दो। 0.8 स्क्वायर इंटू 400 स्क्वायर को डिवाइडेड बाई 0.2 स्क्वायर इंटू 800 स्क्वायर। 4 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 4 आ जाना चाहिए, तो हमारा आंसर 2 है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा प्रेडिक्ट किया गया था ना फिजिक्स का पेपर, वो वैसा ही है, इजी सा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इक्विकॉन्वेक्स लेंस इज शोन इन द फिगर, फॉर व्हाट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस द इमेज इज फाउंड ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। अब देखो इसमें क्या होता है, मान लेते हैं अपन ने ऑब्जेक्ट को इधर माना है u डिस्टेंस पर, है ना, रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी, ऐसे जाएगी, ठीक है, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, मतलब ऑब्जेक्ट पे ही बन रही है। तो रिफ्रैक्शंस लेंस से कितनी बार हुए, तो दो हैं, ये एक कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन किसका, एक लेंस का और एक मिरर का। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये है। अब लेंस का, इसमें मैं क्या करूंगा ना, पहले तो फोकल लेंथ निकालूंगा लेंस वगैरह की। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस फॉर लेंस 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2। तो ये फर्स्ट सरफेस है, ये सेकंड सरफेस है, तो ये हो जाएगा म्यू -1 इंटू 2/r, ये 1/f हो गया, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस, इसको एल बोल देता हूँ। मिरर का क्या हो गया, इसका आर है, तो मिरर का तो फोकल लेंथ हम जानते हैं ना, मिरर का फोकल लेंथ कितना हो जाएगा। मिरर से तो खैर दिक्कत ही नहीं है, मिरर एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रहा है, मिरर एक्चुअली में रिफ्लेक्शन का काम कर रहा है, इससे कि जैसे लाइट आ रही है तो वैसे ही एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जा रही है। है ना, तो मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो वन मिरर, अगर आप लोगे तो मिरर का फोकल लेंथ होगा 1/2/r, है ना, 1/fm। अगर मैंने मिरर का एफ एम लिया तो इसको मैं r/2 लिख देता हूँ ना, फोकल लेंथ इज इक्वल टू 2/r लिख देते हैं, क्योंकि ये ऐसा है, कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ तो r/2 होता है, रेडियस का हाफ। अब देखो क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, रिफ्रैक्शन पहली बार, दो तो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं इससे, और एक बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो मेरा जो 1/f नेट होगा वो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 बाई फोकल लेंथ ऑफ द लेंस प्लस 1 बाई फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, ऐसा होगा कॉम्बिनेशन में। ये मेरे इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी, मतलब पूरे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ होगी। तो 1/f नेट मेरा हो गया क्या, 4/r इंटू म्यू -1 प्लस 2/r। ठीक है, ये मेरा एफ नेट हो गया, तो एज इट इज लिख देते हैं, है ना। अब देखते हैं, अब इसमें, अब ये क्योंकि लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, पूरे लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसमें मैं 1/v माइनस 1/u वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। या फिर आप इसको ऐसे भी देख सकते हो कि और भी सिंपल वे है, देखो ये जो कॉम्बिनेशन है, अब
ये एक लेंस की तरह नहीं, मिरर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, इधर से राइट साइड से सिल्वर्ड है। तो एक्चुअली अगर ऑब्जेक्ट जहाँ से रे आती है वहीं रिफ्लेक्ट होके चली जाती है, रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, तो वो एक्चुअली आप लोग जानते होंगे कि वो मिरर में वो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, जहाँ से सेंटर से जो लाइट आती है ना, जैसे मैं ऐसे करके दिखाता हूँ, देखो ड्रॉ करके, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आएगी ऐसे करके, वो रिवर्ट बैक हो जाती है तभी जब सेंटर से सेंटर पर रखा होता है ऑब्जेक्ट। और ये सेंटर का जो डिस्टेंस होता है आर होता है, विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो इस केस में हमारा जो जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होना चाहिए वो u मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एफ नेट होना चाहिए। मैं एफ नेट निकाल देता हूँ, ये 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई आर, विच इज 4 म्यू माइनस 2 बाई आर। तो ट्वाइस ऑफ एफ नेट मतलब 2 इंटू आर बाई 2 इंटू 2 म्यू माइनस 1, 2 कैंसिल, यानी कि आर बाई 2 म्यू माइनस 1 होना चाहिए। तो मेरा जो आंसर है वो 3 आना चाहिए। समझने वाली चीज क्या है कि ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है, जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज या मिरर में हम नेट फोकल लेंथ को ऐड करते जाते हैं, पावर्स ऐड होती हैं। तो इसलिए मैंने फोकल लेंथ ऐड करके दोनों की नेट फोकल लेंथ वाले एक वो बनाया, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेटली रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये एक मिरर की तरह बिहेव करेगा। मिरर में रिफ्लेक्ट तक अगर रे हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा होना चाहिए। बस ये 3 कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज किए हैं। Light of wavelength 550 nm is incident on the surface of cerium and lithium. Work function are respectively this and this. That an electron will be ejected from. अरे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ये हमारी इक्वेशन होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अगर आपने दोनों में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की है, तो जिसका वर्क फंक्शन कम होगा उसमें से पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। तो आंसर तो इसका 1 होना चाहिए, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल। जिसका वर्क फंक्शन इसका लो है सीरियम का, तो लिथियम, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको ओवर पावर कम करना पड़ेगा, है ना, अट्रैक्टिव फोर्स, इसको अपन वर्क फंक्शन कहते हैं। आंसर इसका 1 होगा। This should be question number 17. Figure shows an electron entering the space between the plates of a parallel plate capacitor with an initial velocity of Vx 10 power 6. If the length of the plate is this, the 10 centimeter, and the electric field in the region is ऊपर से नीचे, then the value of Vy when the electron comes out of the plate. तो ये तो easy है बहुत, इसमें तो कुछ है ही नहीं। देखो इसके पास, इसमें आप क्या करोगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो हमें पता होता है कि उसके केस में जो फोर्स लगती है, वो फोर्स क्या लगती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर की तरफ लगती है ना। और वो जो फोर्स की वैल्यू होती है वो E इंटू ई होता है। तो एक्सेलेरेशन भी ऊपर की तरफ होगा, एक्सेलेरेशन विल बी E इंटू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी है नहीं, मतलब कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, तो टाइम जो है हम हॉरिजॉन्टल से निकाल लेंगे। 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेलोसिटी। वी एक्स हमें दिया है क्या, हाँ 10 पावर 6 दिया हुआ है। ये हमने कैसे निकाला है, एल बाई वी एक्स करके। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलेरेशन है ही नहीं, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 7 सेकेंड्स, है ना। तो यहाँ पे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो ऊपर, तो वी वाई इज इक्वल टू 0 प्लस ए वाई जो है ई इंटू ई बाई एम
इंटू टाइम जो कि है 10⁻⁷ की वैल्यू डालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दी हुई है 9.1। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू 10⁻⁷। यहाँ पे तो ये कैंसिल आउट हो गया आराम से। 1.6 इंटू 10⁻26 10⁻+31 1.6 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकेंड वही होना चाहिए। तो आंसर हमारा 2 आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा होना चाहिए? 18। इतने ही क्वेश्चन आ पाए हैं शायद अभी तक। देखता हूँ और तो नहीं है। हाँ, और नहीं आया। फिर न्यूमेरिकल्स आए हैं। न्यूमेरिकल्स भी शायद 2 ही आए हैं, वो भी मैं कर देता हूँ। तो ये 18th है, फाइंड द इक्विवेलेंट पावर ऑफ द थिन लेंस कॉम्बिनेशन। देखो इसका तो पता है कि हम पावर्स को ऐड करते हैं। पावर रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, ये फर्स्ट लेता हूँ इसको, इसको सेकंड और इसको थर्ड लेता हूँ, है ना। फिर बाहर 1 होगा। तो फर्स्ट की जो फोकल लेंथ होगी फॉर फर्स्ट 1/f1 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, μ2 माइनस μ1 बाई म्यू माइनस 1 जो कि 4/3 माइनस 1 इंटू 1/r1। r1 तो इन्फिनिटी है। दूसरी वाली की जो r2 है, ये वाले सरफेस की जो रेडियस है वो नेगेटिव में जा रही है। -1/-r ले लेते हैं, r1 ना। ठीक है। 1/f2 क्या हो जाएगा? 3/2/4/3 माइनस 1 इंटू ये वाला सरफेस, इसकी रेडियस नेगेटिव में ली जाएगी विच इज 1/, r1 माइनस 2। 1/r1 तो नेगेटिव में है विच इज -r1 माइनस 1/r2 पॉजिटिव में है, तो ये r2 पॉजिटिव रहेगा। ठीक है। 1/f3 निकाल लेते हैं। नहीं, यहाँ पे मैंने गड़बड़ी की है कि बाहर तो एयर अज्यूम, सॉरी सॉरी। ठीक है। 1/f3 इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1 इंटू 1/r1, r1 पॉजिटिव होगा, माइनस 1/r2 इसमें इन्फिनिटी होगा। ठीक है। तो एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। f2 इज इक्वल टू 1/f2 इज इक्वल 3/2 माइनस 1। r1 नेगेटिव है, r2 पॉजिटिव है। करेक्ट, ये ठीक है। तो 1, अब इसको कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू 1/r1। ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1/r1 प्लस 1/r2। और इधर हो जाएगा 1/3 इंटू 1/r2। पावर जो होगा वो हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 1/f3 विच इज, ऐड करोगे तो 1/3r1 प्लस -1/2r1 माइनस 1/2r2 प्लस 1/3r2। तो ये हो जाएगा r1 को करते हैं -1/6r1 -1/6r2। यहाँ गड़बड़ी होने के चांसेस देख लेते हैं। ठीक है। तो -1/6 इंटू r1 प्लस r2 बाई r1 r2। तो हमारा आंसर सी होना चाहिए, 3।
क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब न्यूमेरिकल टाइप के आंसर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मेरे पास शायद कितने आए हैं अभी तक, 2 ही क्वेश्चन आए हैं, उन दोनों को भी सॉल्व कर लेता हूँ मैं। ये है न्यूमेरिकल टाइप का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल टाइप का। The particle shown in figure is just able to complete the vertical circular motion. Ratio of kinetic energy at A to kinetic energy at B. ये हमें पता है जब वर्टिकल मोशन करता है ना, ये कंप्लीट करता है, तो इसकी वैल्यू होती है √5 g r। अगर इसका रेडियस हमने r मान रखी है तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी एट A, अब देखो ये आप डिस्टेंस निकाल लो यहाँ से, ये r cos 60 है यानी कि r/2 है, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का ये r/2 हो जाना चाहिए, r - r/2। ठीक है, तो half at A, half mv square which is 5gr must be equal to mg r/2 प्लस हाफ mv स्क्वायर, यानी कि हमें काइनेटिक एनर्जी एट ए निकालना है ना। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि मैं किया गया, मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज किया है बिटवीन बॉटम मोस्ट पॉइंट एंड ए पॉइंट, बस और कुछ नहीं किया। तो 5mgr/2 माइनस mgr/2 हमें दे देगा काइनेटिक एनर्जी एट ए, जो कि हमारे पास आएगा 2mgr, विच इज काइनेटिक एनर्जी एट ए आ गया। अब काइनेटिक एनर्जी एट बी निकालने के लिए देखो, ये डिस्टेंस तो हमें पता ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, बॉटम से अभी तक का, ऊपर तक का, ये आर डिस्टेंस है। अभी ये देखोगे तो ये आर है, आर cos 60, यानी कि ये वाला डिस्टेंस r/2 हो जाएगा। तो यानी कि टोटल बॉटम से अभी तक का ऊपर का डिस्टेंस है वो r + r/2 3r/2 हो जाएगा। यानी कि अब बी तक अगर तुम करोगे तो वो हाफ m 5gr काइनेटिक एनर्जी एट ए बॉटम मोस्ट पॉइंट एट O is equal to potential energy at B which is mg into r plus r/2 which is 3r/2। लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी एट B। तो 5mgr/2 is equal to 3mgr/2 plus काइनेटिक एनर्जी एट B, यानी कि mgr वैल्यू है वो। तो काइनेटिक एनर्जी एट A बाई काइनेटिक एनर्जी एट B जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2mgr/mgr। तो आंसर 2 होना चाहिए। तो इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो सिंपली 2 होना चाहिए। ठीक है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ये है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन द सर्किट शोन बिलो इज, क्या बनाया है ये? अच्छा सॉरी, अच्छा ये सर्किट देखो ऐसा बनेगा, मैं बना के दिखाता हूँ। ये है 0.9 वोल्ट, इसको ऐसे मान लो, ये हाफ ओम यहाँ पर है कि बीच में से है ना, मिड पॉइंट से हाफ इधर है, हाफ राइट में, हाफ वो हम इधर मान लो, यहाँ पर 2 ओम है। करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट पूछा गया है हमसे, फ्रॉम द बैटरी। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2 × 1/2/2 + 1/2। तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, तो R1 इज इक्वल टू हमारे पास 1/5/2 यानी कि 2/5 हो जाएगा। R1 इज इक्वल टू 2/5। अब ये जो 2/5 है ये सीरीज में है हाफ ओम से, R1 2/5 ओम है और दूसरा R2 है हाफ ओम, ये दोनों सीरीज में है। तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो ये बनेगा कि ये है 0.9 वोल्ट ये, और ये है 2/5 और ये है हाफ,
दोनों सीरीज़ में है तो करंट जो होना चाहिए वो आसानी से हम निकाल देंगे। I इज़ इक्वल टू 0.9 डिवाइडेड बाई 2/5 प्लस 1/2। वो होना क्या चाहिए? 9/10, यानी कि 9/9 यानी कि 1 एम्पियर। इसका आंसर 1 होना चाहिए। तो अभी तक मेरे पास जो क्वेश्चन आए 22 जनवरी शिफ्ट 1 के, वो मैंने फिजिक्स के सारे सॉल्व कर दिए, है ना? बाकी और शिफ्ट के भी मैं डाल देता हूँ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इन सब वीडियोस को आप देखते रहिए, आपके एक शिफ्ट में ज़रूर हेल्प होगा।